नमस्कार। आज के कार्यक्रम पूर्णिमा शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे बिहार जो एक कभी समृद्ध राज्य होता था, समृद्ध इलाका होता था, कहाँ उसकी समृद्धि खो गई। क्यों बिहार एक इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से सफर करा बिहार ने, और क्या वजह है कि बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे रुकी। से प्रोफेसर सोमनाथ बंदोपाध्याय, बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर सोमनाथ बंदोपाध्याय आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। नमस्कार पूर्णिमा जी। जी, तो बिहार की जब हम चर्चा कर रहे हैं, एक ईस्टर्न स्टेट है भारत का, थर्ड लार्जेस्ट स्टेट कहा जाता है जनसंख्या के लिहाज से, और 12th लार्जेस्ट टेरिटरी, यानी क्षेत्र क्षेत्र के लिहाज से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, और अगर नेपाल से भी नॉर्थ में इसकी सीमा लगती है। एक तरफ वेस्ट बंगाल है, एक तरफ झारखंड है दक्षिण में। बिहार को गंगा नदी दो भागों में बांटती है, और 3 कल्चरल रीजन जो है उस कहा जाता है कि मगध, मिथिला और भोजपुर। बिहार की अगर हम बात करें तो क्या वजह रही कि इसकी समृद्धि जो है वो कहीं खो गई। कभी कहा जाता है कि यहाँ से अंग्रेज सबसे ज्यादा लगान वसूल करते थे, सबसे ज्यादा रेवेन्यू उन्हें यहाँ से मिलता था, लेकिन क्या और कौन कौन से ऐसे पड़ाव रहे, कौन कौन से ऐसे फेसेस रहे जिससे बिहार की समृद्धि धीरे धीरे खोती गई। प्रोफेसर सोमनाथ बंदोपाध्याय। थैंक यू। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट एरियाज पे आकर्षण किया हमारे दृष्टि को। जी। एक तो जब हम बिहार की समृद्धि के बारे में बात करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि हम भारत की समृद्धि के साथ इसकी साथ से जुड़ा हुआ है उस जोड़ की बात कर रहे हैं। जब हम रामायण और महाभारत पढ़ते हैं तो मिथिला और कौशल जैसे राज्यों के बारे में सुनते हैं, जरासंध की मगध के बारे में सुनते हैं, और दुर्योधन जो थे वो कर्ण को अंग राज्य प्रदान किए थे। तो ये सारे जो चीजें हैं वो आज के ज्योग्राफिकल एरिया ये बिहार के अंदर है। तो अगर हम देखते हैं तो इतनी प्राचीन सभ्यता, और इतनी प्राचीन सभ्यता इसलिए थी क्योंकि यहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत हाई थी, नॉट जस्ट द नेचुरल प्रोडक्टिविटी बट ऑल्सो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी। तो ह्यूमन प्रोडक्टिविटी में यहाँ के जो शिक्षा थी, जो समृद्धि थी लोगों की सोच में, हालांकि यहीं से तो पहला भारतीय साम्राज्य की विस्तार हुई थी जो मौर्य एम्पायर जिसे कहते हैं, और उसी का जो केंद्र था वो था राजगृह, जो मगध की राजधानी हुआ करता था, आज की राजधानी जहाँ से मैं बैठा हूँ आज की तारीख में। सो दिस वॉज द होल स्टेट। उस समय तो इसे बिहार में कहा जाता था। तो चाइनीज लोग यहाँ के इस एरिया को कहते थे मध्य देश, और sort of the central part of the world. So this was considered the central part of the world. So और इसी कारण है कि यहाँ पे मुनियों ने आए, हमारे गौतम मुनि, बुद्ध और फिर जैन। तो गौतम मुनि, बुद्ध, जैन ये सब आके जब यहाँ पे अपनी विस्तार की, तो यहाँ पे विहारस की स्थापना हुई, और उसी विहारस से आज की तारीख में इसकी नाम बिहार होती है। So that is the ancient cultural greatness of this land, if I may say so. So this greatness flourished for a long time, and I would say the first major आपने पड़ाव की बात की है, तो पहला जो पड़ाव हम कहते हैं या देख सकते हैं वो ये है कि यहाँ के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थी उस समय पृथ्वी के सबसे बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नालंदा, इसका तो नाम सभी जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ आसपास और भी सारे थे जैसे कि तिल्हारा और उदंतपुरी। तो ये सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तब बने थे जब वेस्टर्न वर्ल्ड पे कोई यूनिवर्सिटीज होता ही नहीं था। तो लगभग 12th सेंचुरी के आसपास इन सब की डिस्ट्रक्शन हुई है। And I think that is the first major step, जहाँ से बिहार की जो आज आप कह रहे हैं कि सेटबैक्स की शुरुआत वहाँ से शुरू होती है। So in a sense
बहुत सारे, शायद उससे पहले भी कई सारे छोटे मोटे सेटबैक्स आए होंगे, लेकिन उसमें से फिर वापस बाउंस बैक किया था। लेकिन ये ऐसा एक सेटबैक था जिसके बाद ये यूनिवर्सिटीज दोबारा नहीं बन पाई थी। सो दैट इज, आई थिंक, वन ऑफ द मेजर इश्यूज एंड वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स जिस समय आई कैन से बिहार गॉट अ शॉक। आई थिंक, बट स्टिल द इम्पोर्टेंट थिंग इज, उसके साथ साथ भी अगर देखा जाए तो स्टिल देयर वर पीपल लाइक शेर शाह फॉर इंस्टेंस, जिन्होंने यहाँ पे फोर्ट्स बनाए, रोड्स बनाए, रेवेन्यू सिस्टम्स बनाने चालू किए। ऑल्दो ही हैड अ वेरी स्मॉल पार्ट, बट इट वाज इम्पोर्टेंट पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के सिस्टम्स बनाए थे, जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए थे, जिस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन बनाए थे, वही अकबर ने फिर फॉलो किए और वही चल के अंग्रेजों ने फॉलो किए और वही चल के थोड़े से तोड़ मरोड़ करके आज के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे हमारे चालू हुई है। सो दैट इज द काइंड ऑफ अ सिस्टम दैट हैज हैपेंड फ्रॉम द एंशिएंट टिल द मेडिवल पीरियड। लेकिन जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आती है, दैट इज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। और ब्रिटिश का जो मुख्य लक्ष्य था वो था यहाँ से सारे जितने हो सके लगान वसूल करना। दैट इज समथिंग दैट उनका एंटायर फोकस वो किस तरह से सबसे ज्यादा यहाँ से रेवेन्यू निकाल के लिया जा सकता है। एंड दे हैड वेरी लिटिल थिंकिंग अबाउट टू थिंग्स, अबाउट द लोकल्स, कि लोकल को किस चीज से समृद्धि हो, इनके बारे में बिल्कुल चिंता नहीं थी। और दूसरा कि यहाँ पे जो जमीन की जो स्थिति है या पानी की जो स्थिति है वो सस्टेनेबल रहे या न रहे, इससे उनका कोई मतलब नहीं था। So in a way, these are the two things which got reflected in three things that they did. So first was the zamindari system, which was the permanent settlement, which happened in around the 1786 के आसपास। So Lord Cornwallis ने करवाया था, and that is where they created, they disenfranchised बहुत सारे लोग जिसको अपना अपना जमीन था वो सब निकल गया और जमींदार के हाथ में जमीन चला गया। So they lost their land. That was the most important thing. And after that, what happened was 1857 ki the first battle of independence happened. And after the first battle of independence, what the British did was they very brutally suppressed the people. Kyunki the major events that happened was in the Ganga belt, the lower Ganga belt of Bihar and Bengal at that time. तो यहीं के सबसे ज्यादा ब्रूटल रिप्रेशन यहीं पे हुई थी। बड़ा विजिबली लोगों को पेड़ों पे लटकाया गया था उस समय ताकि लोग देख सके। So that was the kind of brutality that was unleashed. And third, what they did was, इसके साथ साथ उनका जो जड़ था, the economic base, that economic base was destroyed by creating roads where there were waterways. So the trade जो होता था, समृद्धि जो है, इकोनॉमिक समृद्धि सिर्फ प्रोडक्शन से तो नहीं होती है, इसको सिर्फ निकालना भी पड़ता है, और that is how the trade happens. And cheaper transportation is very much a part of the trade system. So that cheaper transportation happened because of the waterways. And these waterways were absolutely closed down by the roadways. Because if you look at the roads, they are all cutting across the waterways, and these are not on culverts or on bridges. So they actually destroyed the entire land and water balance in a sense in that area. So this was, I think, the second most important reason where the productivity of the land was getting impaired, the trading ability was getting impaired, and to cap it all, यहाँ पे what was being introduced were crops like indigo and opium. So they actually mandated that 3/20th of the land must be under indigo cultivation. And also the farmers protested. So बहुत सारे farmers इसके खिलाफ गए, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि as I mentioned, the backbone of the people at that point was severely stressed out. So
This was, I think, the second important part. But the spirit of the people was still there. And यही हम फिर देखने को मिलता है during the independence period. So the third important point I see during independence, when the Quit India movement happened, and you must see that with चंपारण आंदोलन हुई थी और गांधी जी के जो आंदोलन थी, इसमें बिहार की बहुत अच्छी बड़ी भूमिका थी. और and but it went into a different direction, and Chauri Chauda is a part in Bihar only. So that happened. Plus, after independence, things began to take a very different turn and very quickly. So 47 के बाद अगर देखा जाए, then both the central government and the state government started taking steps that were detrimental to the long-term well-being of Bihar. And I think this was the third major policy decision where things were going wrong. Central government at that point introduced the freight equalization policy, and freight equalization policy destroyed the economy of Eastern India to a very large extent, because Eastern India में बहुत सारा raw minerals हैं, and these minerals have to be taken out and taken to a manufacturing unit. And the manufacturing units are filled, and that is where the transportation costs are very high. And that is the reason why manufacturing units are normally close to the raw materials. So raw materials जहाँ बनते हैं, जहाँ पे खान बनते हैं, उसी के आसपास ही industries बनते हैं. That's just to ensure that the transportation cost is minimized. But the freight equalization system, the policy, actually ensured that that cost was subsidized by the government. So anybody setting up factory anywhere in India could get the raw material at the same price. So just like Jamshedpur or Jamshed Tata, who set up Jamshedpur in 1919 in the heart of the jungles. So there was no incentive for anybody else to follow him and really create industries in the heart of jungles or in the heart of the backward areas of Bihar. So that was one major setback, and which is not just for Bihar, but for the entire Eastern India, I would say. And second important thing, at that same time, the state government also took some wrong decisions, I would say. Whereas, and these are through the building of embankments. बहुत सारे नदियों पे उस समय बाढ़ की प्रकोप आती थी, and that led to a popular thinking कि let's create embankments and protect ourselves from floods. In the process, जो हुआ, at that same time, places like Punjab were building irrigation infrastructure, and Bihar was building flood protection infrastructure. तो वो आपके हिसाब से बहुत गलत डिसीजन हुए जो एम्बैंकमेंट की बात हुई, क्योंकि नदियों की वजह से ही बिहार में समृद्धि थी उस समय. और क्या एम्बैंकमेंट्स नहीं बनाने चाहिए थे? क्या उसका कुछ और डिसीजन लिए जाने चाहिए थे उस समय? इस पे तो बहुत लंबा चर्चा हो सकता है, और इससे मुझसे भी काफी अच्छा बेहतर बात कर सकते हैं प्रोफेसर दिनेश मिश्रा जी. बट ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से हियर इज दिस, दैट ये जो फ्लड प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स लिए गए जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड इट वेंट राइट अप टू 70s and 80s, उस समय तक जितने भी फ्लड प्रोटेक्शन एफर्ट्स लिए गए, जितने भी खर्चा किए गए, उसके साथ साथ अगर हमें देखा जाए कि कितना फ्लड प्रोन एरियाज हैं, तो फ्लड प्रोन एरियाज घटना चाहिए था. हमें देखने को मिलता है कि उसके साथ साथ फ्लड प्रोन एरियाज बढ़ता चला गया. सो ऑन द वन हैंड वी आर स्पेंडिंग मनी ऑन एन इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिड्यूस फ्लड्स, and on the other hand, the outcome is just the opposite. So we are seeing an increased amount of floods in the flood-prone area. So which certainly shows that there are certain mismatch in the expectations and the outcome. So I would leave it at that. And I would think कि इसके बाद जो the fourth major area जहाँ पे what has actually happened is from the time of the emergency, 1975 to 2005, लंबे 30 साल की जो अवधि है, इस 30 साल की अवधि में कई सारी चीजें हुई है एक के बाद एक, and it has actually led to a very fast degradation in the way Bihar has been set up.
तो पहला तो मेरे ख्याल से द इमरजेंसी वाज अ पीरियड जहाँ पे students came out of college for nation building, and जहाँ पे and they actually created a large number of people who are in public life today. Our current chief minister, our previous chief minister, many other ministers in the government, they are all, including our prime minister, I think. So they are all part of the same movement of the. So it has actually led to a whole crop of people who are into nation building. But simultaneously, at the same time, we have not produced people who are into the enterprises or economic building. So that is something that we have lost. Second important thing that we have lost is the manufacturing areas. सारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जितने भी खान है कोयले के और बहुत सारे मिनरल्स की, माइका हो, कॉपर हो, देयर आर प्लेंटी ऑफ मिनरल्स, ऑलमोस्ट most of the minerals you can find in Jharkhand area. And that moved out with the bifurcation of the state, leaving very little with Bihar. So Bihar was now much more dependent on agrarian system than ever before. और इसी पे two other things collapsed simultaneously. One is the law and order की collapse, और law and order की collapse के साथ collapse of infrastructure. And these are the things that have really created a lot of harm, would say. जी, तो लॉ एंड ऑर्डर करते ही आपका इकोनॉमी पर स्टेट की सीधा उसका असर पड़ने लगा कि आपका बिजनेस नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं होगी फिर, और सिर्फ एक एग्रेरियन इकोनॉमी पर डिपेंडेंस, और ज्यादातर क्योंकि बिहार में जैसा कहा जाता है कि सिर्फ 11% से कुछ ज्यादा ही लोग जो है वो अर्बन एरिया में रहते हैं, जो कि बहुत ही कम है पूरे देश में परसेंटेज और राज्यों के मुकाबले। जी और लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो होता है वो ये है कि दो इम्पोर्टेंट चीजें बनती हैं। एक है द कोलैप्स ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे कोलैप्स करती है या नहीं बनती है, जैसे कि हमने पहले बात किया अबाउट द लैक ऑफ इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड बट दैट हैज क्रिएटेड, आई विल गिव यू टू एग्जांपल्स। वन इज ऑफ शुगर केन। So sugarcane is one cash crop that was actually in which Bihar had a fair share. Almost 40% of the national sugarcane production was coming from Bihar at the time of India's independence. और आज के तारीख में जाइए तो that has reduced to almost negligible quantities. So the reason is very much about, because sugar is related to the factories. अगर शुगर फैक्ट्रीज नहीं रहते हैं तो शुगर केन बनाना बेकार बन जाता है। सो व्हाट हैपेंड टू द शुगर केन, शुगर फैक्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्री? सो द कोलैप्स ऑफ द शुगर इंडस्ट्रीज इज वन critical issue that we can see. Similarly, there was also something called the textiles sector, which is a major sector in Bihar. और यहाँ पे खादी का बहुत ज्यादा प्रचलन था। आज भी भागलपुर में, गया में, these are areas where there are very large खादी clusters and very large handloom clusters. यहाँ पे जैसे बनना चालू हुआ, there were mills, so factories बने थे, mills चालू हुई थी, and all after independence. But then with the collapse of the infrastructure क्या हुआ, तो बिजली जाने लगी, and with the reduction in the amount of electricity supply, पहले तो लोग बैठते हैं, ठीक है चलो आधा घंटा बिजली गई है, हम आधा घंटा बंद करके रखते हैं, फिर वो आधा घंटा 1 घंटा बना, 2 घंटा बना, 4 घंटा बना, and then suddenly the entire production system collapsed. And once the production collapsed, they saw that they have lost the market share. So the markets moved out. And this is something that continued well into I think only about 4, 5 or 6 years back, when the current government revived the entire system and बिजलियां भी almost सारे गांव में फिर आने लगी है. So this is the reason why we have seen a huge amount of collapse. And this collapse के कारण एक तरफ जैसे एग्रीकल्चर पे इसकी असर पड़ी है, दूसरी तरफ इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे सीधा असर पड़ा है. And what that has led to is people migrating. And people migrating to various other parts.
पहले तो जाते थे फॉर एग्रीकल्चरल वर्क एंड लेबर वर्क इन वेरियस पार्ट। अभी तो देश के कई सारे जगह पे जाने लगे हैं, विदेश में भी जाते हैं। और स्किल्स अगर हम देखें तो वो स्किल्स भी काफी हद तक घट चुकी है। सो विद द कोलैप्स ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज डीस्किलिंग हुई है। सो देयर इज एन इशू जहाँ पे देयर इज अ मिसमैच बिटवीन हाउ पीपल सी देयर फ्यूचर। सो द फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने में ज्यादा व्यस्त हैं एज अपोज टू द फ्यूचर को हम किस तरह से ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएं। क्योंकि ये प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ हद तक हमें द पब्लिक सिस्टम्स पे भरोसा रखना पड़ता है। एंड द पब्लिक सिस्टम्स, वेदर इट इज लॉ एंड ऑर्डर, वेदर इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस हैज फेस सीवियर ब्लोज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और अभी these were like the last nails coming in. तो जिस तरह हम कंपेयर करें अगर सदर्न स्टेट से और जिस तरह बिहार या नॉर्दर्न स्टेट देखें, तो आप ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू रहा, जिसकी वजह से बिहार की जो इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो नहीं कर पाई, वहाँ प्रोग्रेस नहीं हो पाई। दूसरा कि यहाँ जो भी गवर्नमेंट में रहे लोग, उन्होंने कितना हेल्थ और एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को बनाने में ध्यान दिया या इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। क्या, क्योंकि बाकी अगर आप देखें सदर्न स्टेट में तो वहाँ एजुकेशन और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है कंपैरेटिवली नॉर्दर्न स्टेट। जी, बात तो सही है। यहाँ पे जो हेल्थ और एजुकेशन, ये दोनों ही काफी समय से मैं कह सकता हूँ कि हैज बिकम प्राइवेट सेक्टर ओरिएंटेड। सो लोगों के अंदर तो बहुत सारे चाह है कि दे आर वेरी, they see health and education as the most important issues in their life. I have even seen very poor people, they are foregoing a